हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज में हम पिछले 48 वर्षों के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 1979 से लेकर के वर्तमान समय तक 1979 से लेकर के वर्तमान समय तक के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय तक अर्थात 2026 तक के पीवाईक्यूज पूरे प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमने 1979 का पूरा कर लिया है, 1980 का कर लिया है और 1981 में भी एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम प्रश्नों की संख्या थोड़ी बढ़ा लिए हैं। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर इसको 2 पार्ट में समाप्त करिए, लगभग 150 प्रश्न है, तो 150 प्रश्न का मतलब है 75 प्रश्न एक बार में कराइए। दोस्तों, अभी तो मैं ये चाहता हूं करा तो दूं, मैं तो एक ही बार में 150 क्वेश्चन करा देना चाहता हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी फिलहाल जो है, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो प्रीलिम्स को अभी इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो जनवरी के बाद या दिसंबर के बाद प्रीलिम्स में ध्यान देंगे। मेरा भी यही मानना है कि आप नवंबर दिसंबर तक आते आते जो है मैं इनकी संख्या वैसे भी ज्यादा बढ़ा दूंगा। फिलहाल आप कह रहे हो तो मैं इसको ऐसा करूंगा कि 150 क्वेश्चन है तो इनको 3 पार्ट में ले आऊंगा, 50-50 क्वेश्चन का 3 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग परेशान मत होइए और आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहोगे तो ये सीरीज बंद नहीं होगी कभी। ठीक है, तो चलते हैं हम सीधे प्रश्नों को देखते हैं, फालतू की बात नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये चैनल जो है वो हमारे सिर्फ पढ़ाई की पर्पज से ही बनाया गया है, तो यहाँ पर केवल पढ़ाई ही होगी। ठीक है, तो चलते हैं हम प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, उस समय के प्रश्न है तो ये ऐसे प्रश्न है, अगर इन प्रश्नों के आंसर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई इतने ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बस हमको चीजें सीखनी है और प्रश्नों को देखना है, यहां से प्रश्नों के पैटर्न को देखना है। तो पहली बात तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि यूपीएससी का जो 1989 से 1979 से लेकर के 1979 से लेकर वर्तमान समय तक 2026 तक के जो प्रश्न आए हैं उनके पैटर्न को समझना है। पैटर्न समझते समझते हमको बीच में थीम भी पता चल जानी चाहिए। मान लो कि जैसे राष्ट्रपति संबंधित प्रश्न बहुत बार बार पूछा जाता है, तो आपको पता होगा कि ये थीम जो है बार बार रिपीट होती है, तो हम इसको स्टार रेटिंग दे देंगे। स्टार रेटिंग दे देंगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा कि ये हमें जो है पता है, इसमें हमें बार बार हमको फोकस रहना है, तो इन चीजों पर हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलते हैं हम प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत में मुख्य तेल रिफाइनरी बंदरगाहों के पास क्यों स्थित है? जो भारत में मुख्य तेल रिफाइनरी हैं वो बंदरगाहों पर क्यों ही स्थित है, बंदरगाहों के पास क्यों स्थित है, तो इसका कारण बताना है। तो पहला कारण क्या है, क्योंकि भारत को बहुत अधिक कच्चे तेल की आवश्यकता होती है, जिसका अधिकांश भाग आयात किया जाता है, मतलब बाहर से मंगाया जाता है। ये तो बात सही है, यही बात लग भी रही है। दूसरा भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि अधिकांश कच्चा तेल, दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैंने प्रश्न बोला था क्या, क्योंकि अधिकांश कच्चा तेल अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। ऐसा कारण तो हमें नहीं समझ में आता, ज्यादातर हम आयात करते हैं, निर्यात तो करते हैं लेकिन पहले तो हम आयात करते हैं। ठीक है, क्योंकि कच्चे तेल, सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि कच्चे तेल के शोधन के लिए समुद्री जल आवश्यक है। ठीक है, बात तो सही है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर कौन सा है, क्योंकि समुद्री बंदरगाहों के पास पेट्रोल उपलब्ध है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, जरूरी थोड़ी कि हर बंदरगाह के पास पेट्रोल ही उपलब्ध होती है। डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं। इन 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सबसे बेहतर होगा, तो सबसे बेहतर ऑप्शन आपको लग रहा होगा ए। ठीक है, वैसे आपने खुद ही इसको जज कर लिया होगा, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा। ए ही ऑप्शन है। कच्चे तेल का आयात, भारत अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, विदेश से आयात करता है। ठीक है, परिवहन लागत में कमी, समुद्री मार्गों से आने वाला कच्चा तेल सीधे बंदरगाहों पर पहुंचता है। यदि तेल रिफाइनरी बंदरगाहों के निकट स्थित हो तो कच्चे तेल को देश के अंदरूनी हिस्सों तक ले जाने का परिवहन खर्च और समय काफी बच जाता है। ठीक है, ये बात सही है। आर्थिक लाभ, यह व्यवस्था कच्चे तेल के प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग को अधिक किफायती और सुगम बनाती है। ठीक है, यह बात बिल्कुल सही है। चलते हैं हम आगे, दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं को उनके जन्म और मृत्यु के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जिन्होंने अफगानिस्तान पर शासन किया। अब उस समय का देखिए करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन है, तो हम इसके बारे में हमें पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसका आंसर पता हो तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहले मैं आपको बता देता हूं, वैसे आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। इसका पहले आंसर होगा आपका दाऊद। ठीक है, 2 नंबर, फिर आपका तारकी, फिर आपका आमीन, फिर आपका करमल। तो पहले आपका 2 नंबर आ जाएगा, पहले 2 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर आएगा, फिर आपका 4 नंबर आएगा, फिर आपका 1 नंबर आएगा। ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ये ऑप्शन आपका डी में मिल रहा है, तो यही आंसर होगा। देख लेते हैं हम, इनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको पॉज करके केवल देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, 1951 से 1956 के प्रथम पंचवर्षीय योजना, सीधी सिंपल सी बात है, 1951 से 56 की प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। 1956 से 61 द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। 1961 से 66 तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, बिल्कुल सही है। 1966 से 71 की चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी, वो चौथी पंचवर्षीय योजना बाद में आई है। ठीक है, वो 1969 से चली है,
ये 3 साल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, तो हम लोग 1966 से लेकर के 69 तक जो है कोई योजना एक एक साल की बनी है। मतलब कोई योजना उस पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी, केवल एक एक साल के लिए हर साल की योजना बनी थी। बाकी 1969 से लेकर के 1974 तक के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना अलग आई थी। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में भी, ठीक है। डी ऑप्शन सही है, ठीक है। विकल्प डी दिया गया कथन गलत है, क्योंकि भारत और चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 से 1974 तक थी, ठीक है। योजना अवकाश, भारत पाकिस्तान युद्ध, सूखे और मुद्रा के अवमूल्यन के कारण 1966 से 69 तक के बीच कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई थी। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, ठीक है। बाकी तीनों विकल्प ए, बी और सी पूरी तरह से सही है। मतलब प्रथम जो है पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, ठीक है। आगे चलते हैं हम। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? ये तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको पता ही होगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? जिसमें निजी क्षेत्र और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलित होते हैं। तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व, यही लग रहा है क्या? यही होना चाहिए। देखते हैं, आगे भी पढ़ लेते हैं। लघु और बृहत उद्योगों का सह अस्तित्व, सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले उद्योग, सरकार द्वारा उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण। अब आपको बताना है ये क्या है। इसका आंसर होगा आपका ए। पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। भारतीय उदाहरण, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है, जहां रिलायंस या टाटा जैसी निजी कंपनियां भी मौजूद हैं और रेलवे या सेल जैसे सरकारी उपक्रम भी काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको पता है। आगे चलते हैं हम। पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? ये आपको पता ही है कि जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आया था। इसके बाद पहली बार 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी राजस्थान के नागौर से, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, बी ही होगा, ठीक है। बाकी इसके बारे में और पढ़ लेते हैं हम। प्रथम शुरुआत, भारत में आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी, ठीक है। स्थान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। संवैधानिक दर्जा बाद में आपको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1993 में इसे पूरे देश में संवैधानिक दर्जा देकर अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब आपको पता ही है, ये सब चीजें, ठीक है। राज्यों को सहायता अनुदान किसके लिए दिया जाता है? राज्यों को जो सहायता अनुदान दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है? केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, इसके लिए पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सुधार करना, विभिन्न विकास योजनाओं पुनर्वास प्रयोजन के लिए। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सी बात है, सी। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के सुधार के लिए ही तो सहायता अनुदान दिया जाता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। सी ही आंसर है इसका। भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले वित्तीय सहायता अनुदान ग्रांट्स इन एड का प्राथमिक उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सुधार करना तथा देश के विभिन्न हिस्सों के बीच आर्थिक व ढांचागत असमानताओं को दूर करना है, ठीक है। विशेषता क्या है? यह अनुदान विशेष रूप से उन राज्यों या क्षेत्रों को लक्षित करके प्रदान किया जाता है जिन्हें अपने आर्थिक उत्थान, जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण या विशिष्ट प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत की व्यापार नीति क्या है? निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन। बात तो सही है, यही लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। निर्यात का उन्मुख, आयात उन्मुख, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको पता ही है कि हमारी व्यापार नीति कैसी है। निर्यात को प्रोत्साहन देना है और आयात का प्रतिस्थापन करना है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? जैसे कि वहां से एप्पल का फोन आ रहा है, अगर अमेरिका से एप्पल का फोन आ रहा है तो हम उसकी जगह पर कोई और फोन बनाने लगे, मतलब अपने भारत में ही चीजों को बनाने लगे। तो एप्पल की जगह हम लावा जैसे मोबाइल का यूज करने लगा, या कोई अपनी कंपनी इंडिया नाम की कोई नई कंपनी बना दे और जो है उस तरह का मोबाइल चलाने लगे। तो इसका अपन आंसर ए होगा, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ए ही आंसर है इसका। निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन। देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने और वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निर्यातों को बढ़ावा देना, ठीक है। आयात प्रतिस्थापन, विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं को देश के भीतर ही घरेलू उत्पादन करना ताकि विदेशी निर्भरता को कम किया जा सके। बिल्कुल सही बात है। ऐतिहासिक रूप से 1951 के सुधारों से पहले के दौर में भारत की व्यापार नीति इन्हीं दोनों स्तंभों पर टिकी हुई थी ताकि आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके, ठीक है। यही बात थी। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूमि से घिरा हुआ है? भूमि से घिरा हुआ मतलब, भूमि से घिरा का मतलब चारों तरफ उसके भूमि है, मतलब समुद्र नहीं है, ठीक है। तो महाराष्ट्र आपका समुद्र किनारे है, पश्चिम बंगाल ये भी समुद्र किनारे है, आंध्र प्रदेश ये भी आपका समुद्र किनारे है, बिहार ऐसा राज्य होगा जो लैंड लॉक्ड होगा या चारों तरफ भूमि से घिरा होगा।
पढ़ लेते हैं। भूमि से घिरा हुआ, इसका अर्थ वह राज्य जिसकी कोई भी सीमा समुद्र या महासागर से नहीं मिलती है। बिहार चारों तरफ से अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से घिरा हुआ है, इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है, बाकी राज्यों में आपको पता है, महाराष्ट्र में पश्चिमी अरब सागर से सीमा साझा करता है, पश्चिम में अरब सागर से सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल दक्षिण में बंगाली खाड़ी से सीमा साझा करता है। आंध्र प्रदेश पूर्व में बंगाली खाड़ी से सीमा साझा करता है, आपको पता ही है। आगे चलते हैं हम। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। आपको पता है, इसका बताइए कौन करता है। उच्च न्यायालय, चुनाव न्यायाधिकरण, मुख्य चुनाव आयुक्त। आपको पता है कि इसका निपटारा कौन करता है, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट करता है कि हाई कोर्ट करता है? आपको पता है कि जो प्रधानमंत्री का होता है वो हाई कोर्ट के स्तर पर ही किया जाता है, और जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए होता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट होता है। तो इसका आंसर डी होगा। पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में, डी ही आंसर है इसका। राष्ट्रपति चुनाव विवाद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी संदेहों और विवादों की जांच और अंतिम निर्णय केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री चुनाव विवाद, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई का अधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, चूंकि प्रश्न में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों के विवाद चुनाव विवादों को एक साथ निपटाने वाली संस्था के बारे में पूछा गया और विकल्पों में उच्च न्यायालय का उल्लेख नहीं है, इसलिए डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। प्रश्न में कोई दिक्कत आ रही हो दोस्तों तो बिल्कुल बताना। ठीक है, पढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। सोवियत संघ में स्थानीय समय के इतने अंतर क्यों हैं? इतने अंतर क्यों हैं, इसका कारण बताइए। लंबी पूर्व पश्चिम दिशाओं के कारण, क्योंकि उत्तर दक्षिण दिशा में फैला हुआ भाग अधिक है। अब आपको पता है कि पूर्व पश्चिम जो हमारी समय रेखा होती है वो देशांतर रेखा होती है, ऐसे ऐसे। तो जितनी ज्यादा आपकी पूर्व सीमा ज्यादा होगी, पश्चिम सीमा ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा जो है आपकी समय रेखाएं होंगी। ठीक है, क्योंकि यह दो महाद्वीपों को कवर करता है। जलवायु में बड़े अंतर के कारण, तो ये तो डी तो बिल्कुल नहीं होगा। महाद्वीप से संबंधित ये भी नहीं होगा। और उत्तर दक्षिण, ये तो आपका उत्तर दक्षिण दिशा में फैला हुआ भाग अधिक है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखाएं कैसे, अक्षांश रेखाएं होती है, जैसे ये हो गई इस तरह से। मान लो ये पृथ्वी है हमारी, तो ऐसी रेखाएं, ये 0 अंश से हो गई, तो ऊपर की जाती हुई रेखाएं, इससे तो टाइमलाइन गिनी नहीं जाती है, टाइमलाइन तो ऐसे गिनी जाती है ये। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम दिशा में हो जाएगी, तो इसका आंसर ए हो जाएगी। ठीक है, यही आंसर है इसका। विशाल पूर्व पश्चिम विस्तार, सोवियत संघ यूएसआर का पूर्व से पश्चिम की ओर भौगोलिक फैलाव बहुत अधिक था। ठीक है, अधिक समय क्षेत्र या अत्यधिक चौड़ाई के कारण सोवियत संघ में कुल 11 समय क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, देशांतर रेखाएं, स्थानीय समय का निर्धारण देशांतर से रेखाओं के आधार पर होता था, जो पूर्व पश्चिम दूरी से तय होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। राज्यसभा एक बार भंग हो जाती है, राज्यसभा एक बार भंग हो जाती है, तो आपको पता है राज्यसभा भंग होती है कि नहीं होती? आपको पता ही होगा, इसके बारे में बताइए। 2 वर्ष में भंग होती है कि 3 वर्ष में भंग होती है कि 6 वर्ष में भंग होती है कि यह कभी भंग नहीं होती है? आपको पता ही होगा कि राज्यसभा कभी नहीं भंग होती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, यह कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। स्थायी सदन, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च और स्थायी सदन है। ठीक है, भंग ना होना, लोकसभा की तरह राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। आपको भंग ना होना, लोकसभा की तरह राज्यसभा को कभी भी, लोकसभा की तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, कुल मिलाकर कहना ये चाह रहा है। सदस्यों का कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, लोकसभा भंग हो सकती, राज्यसभा भंग नहीं होती। ठीक है, निरंतरता, इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है। आगे चलते हैं हम। रूसी नेता लियोनिद ब्रेजनेव और इंदिरा गांधी ने दिसंबर 1980 में बातचीत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब इसके बारे में पूछ रहा है और ये उस समय का करंट है, तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, नहीं पता होगा क्योंकि उस समय करंट है, आपने पढ़ा नहीं होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ट्रेडिशनल होती हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, बेसिक चीजें होती हैं। और यहाँ पर करंट अफेयर है, तो ये चीजें आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जो रूसी नेता लियोनिद ब्रेजनेव और इंदिरा गांधी के बीच में 1980 में जो बातचीत हुई थी, वो कौन सा कथन इसके बारे में सही बोल रहा है? अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप की निंदा करना, चीन अमेरिकी संबंधों की निंदा करना, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र पर परिवर्तित करना, पश्चिम एशिया के प्रति नीति में परिवर्तन करना। अब आपको इसके बारे में आंसर पता होना चाहिए, इसका आंसर होगा आपका सी। ये आपको नहीं पता होगा कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बारे में भी उस समय का क्वेश्चन है, इसके बारे में पता हो तो ठीक है, नहीं पता है तो इसको आपको पॉज करके पढ़ना है। ठीक है, जो बातें पॉज करके पढ़ने लायक हैं, जिनको बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, तो उनके बारे में हम लोग केवल क्वेश्चन को देख करके आगे बढ़ जाएंगे। बाकी आपको पॉज करके समय भी दे देंगे कि आपको पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
अमेरिका ने मॉस्को ओलंपिक खेलों का बहिष्कार क्यों किया? ए, ये आयोजन मॉस्को में हुए थे। बी, अफगानिस्तान में सोवियत सैन्य हस्तक्षेप के संबंध में। सी, अमेरिका में आंतरिक संकट। डी, सोवियत संघ ने संयुक्त राज्य अमेरिका को आमंत्रित नहीं किया। ठीक है, अब आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। अमेरिका ने मॉस्को ओलंपिक खेलों का बहिष्कार क्यों किया? अफगानिस्तान में सोवियत सैन्य हस्तक्षेप के संबंध में। ठीक है, उस समय करंट है, नहीं पता है कोई बात नहीं, इसके बारे में पॉज करके आपको पढ़ लेना है, दोबारा ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हाल ही में किस देश ने डिएगो गार्सिया को वापस लाने की इच्छा जताई थी? उस समय करंट अफेयर है, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका, बताइए जल्दी। मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं। ए, मेडागास्कर। बी, मॉरिशस। सी, दक्षिण कोरिया। और डी, दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर होगा आपका बी। अब आपको मैपिंग में चारों देशों को देखना है। ठीक है, मेडागास्कर, मॉरिशस, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका, इनको देख करके इनकी लोकेशन देखनी है, इनके बीच के चैनल्स वगैरह अगर कोई चर्चा में है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बाकी इसको पढ़ लेते हैं हम। मॉरिशस ही इसका आंसर है। प्रभुत्व का दावा। मॉरिशस लंबे समय से हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप समूह पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है, जिसका सबसे बड़ा द्वीप डिएगो गार्सिया है। ठीक है, ऐतिहासिक संबंध, ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? 1965 में ब्रिटेन ने स्वतंत्रता देने से पहले चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर दिया और बाद में डिएगो गार्सिया को एक महत्वपूर्ण सैन्य बेस के लिए अमेरिका को लीज पर दे दिया था। ठीक है, हालिया घटनाक्रम क्या है? मॉरिशस के लगातार कूटनीतिक प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के फैसलों के बाद ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की दिशा में ऐतिहासिक समझौता किया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। शक युग का पहला महीना क्या है? वो आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। ए, चैत्र। बी, वैशाख। सी, फागुन। और डी, पौष। अब आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, इसका आंसर आपका है चैत्र। ठीक है, अब ये ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे लेकिन फिर भी फैक्ट पूछ लिया जाता है स्टेट पीसीएस में, तो इसके लिए आपको पढ़ना है इसके बारे में। चैत्र ही है इसका आंसर। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, जिसे 22 मार्च 1957 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। ठीक है, पहला महीना, इस कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है, जो समानता ग्रेगोरियन कैलेंडर के 22 मार्च, लीप वर्ष में 21 मार्च से शुरू होता है। ठीक है, अंतिम महीना, इस पंचांग का अंतिम महीना फागुन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 1980 के सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी घोषित की गई थी? उस समय का करंट अफेयर है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं। ए, शोध। बी, अंकुर। सी, मृगया। और डी, आकलेर संधाने। अब आपको इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है, पॉज करके देखते हैं। आकलेर संधाने इसका आंसर है। 28वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसके बारे में आपको पॉज करके पढ़ना है, दोबारा ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समझ, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए 1980 का नेहरू पुरस्कार किसे मिला था? ए, नेल्सन मंडेला को। बी, बारबरा वार्ड को। सी, केनेथ कोंडा को। और डी, झाओ जियांग को। इसका आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर होगा आपका बी, बारबरा वार्ड को। पढ़ लेते हैं हमें 1980 का पुरस्कार। 1980 के अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार ब्रिटिश अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद बारबरा वार्ड को प्रदान किया गया था। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार वैश्विक सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। ठीक है, अन्य विकल्प क्या है? नेल्सन मंडेला, इन्हें वर्ष 1979 के नेहरू पुरस्कार दिया गया था, जो कि 1980 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, केनेथ कोंडा, इन्हें वर्ष 1970 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन पुरस्कार वगैरह आपसे यूपीएससी पूछ लेता है, इसलिए पुरस्कारों को याद रखना, जैसे भारत रत्न पुरस्कार है। ठीक है, और जितने भी पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है, ये सब पुरस्कार आपको पता होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रीगन ने रक्षा बजट कम करने का वादा किया था। रीगन ने उच्च करों का वादा किया था। रीगन की जीत की तुलना राष्ट्रपति रूजवेल्ट की भारी जीत से की जा सकती है। रीगन को 1980 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस समय करंट अफेयर है, आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं इसका आंसर बताता हूं, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, सी ही इसका आंसर है। रीगन की जीत की तुलना राष्ट्रपति रूजवेल्ट की भारी जीत से की जा सकती है। ऐतिहासिक जीत, 1980 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रोनाल्ड रीगन ने मौजूदा राष्ट्रपति जिमी कार्टर को भारी बहुमत 489 इलेक्टोरल वोट से हराकर एक तरफा जीत हासिल की थी। इस बड़ी जीत की तुलना अक्सर 1932 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की ऐतिहासिक जीत से की जाती है। ठीक है, अन्य विकल्प क्यों गलत है इसके बारे में आप देखिए। ए, रीगन ने रक्षा बजट को कम करने का नहीं बल्कि साम्यवाद का मुकाबला करने के लिए रक्षा खर्च को बढ़ाने का वादा किया था।
बी विकल्प, उन्होंने उच्च करों का नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए करों में भारी कटौती करने का वादा किया था, जिसे रीगनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है। डी, 1980 को नोबेल शांति पुरस्कार एडोल्फो पेरेज एक्सिक्वेल को मिला था, जो रोनाल्ड रीगन को नहीं मिला था। ठीक, इसलिए ये सही है। आगे पढ़ते हैं। माओ त्से तुंग का उत्तराधिकारी कौन बना है? माओ त्से तुंग का उत्तराधिकारी कौन है? ए झाओ जियांग, बी देंग जिया ओपिंग, सी हुआंग हुआ और डी हाओ गुओ फेंग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है, इसके बारे में पॉज करके पढ़ना, उस समय क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा उस समय का। ठीक है, आगे चलते हैं हम। भारत फरवरी 1980 में पूर्ण सूर्य ग्रहण कब देखा गया था? अभी ये भी आपको जो है पूरी तरह से कैसा प्रश्न है, उस समय का प्रश्न है। अब आपको उस समय की जानकारी तो होगी नहीं, इस तरह का प्रश्न बनेंगे भी नहीं, लेकिन ये वर्तमान समय को लेकर के जरूर बनाए जा सकते हैं स्टेट पीसीएस में, तो इसके लिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये इसका आंसर होगा, क्या बताइए क्या होगा? वैसे मैं ऑप्शन पढ़ा देता हूं। ए दिल्ली, बी पुरी, सी बॉम्बे और डी कलकत्ता। इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, पॉज करके इसको भी देखिए, ऐसे आंसरों को देखना है आपको। ठीक है, क्योंकि दोबारा इस तरह के प्रश्न नहीं बनेंगे। 46, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अविकसित देशों में महत्वपूर्ण विकसित परियोजनाओं, विकास परियोजनाओं के लिए अधिक लचीली शर्तों का ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है। दूसरा, विकसित देशों में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए अधिक लचीली शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना। सी, विकासशील देशों में सिंचाई परियोजनाओं के विकास में भाग लेना। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय विकास संघ क्या उद्देश्य क्या है? ए इसका आंसर है, अविकसित देशों में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए अधिक लचीली शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना। विकसित देशों में महत्वपूर्ण नहीं, अविकसित देशों के लिए, तो इसलिए बी गलत हो जाएगा। और विकासशील देशों के लिए भी नहीं है, तो सी भी गलत हो जाएगा और डी तो है ही नहीं, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह से इसको पढ़ते हैं हम। ये पढ़ने वाली चीजें हैं तो इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, अविकसित देशों में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए अधिक लचीली शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, सॉफ्ट लोन विंडो, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए विश्व बैंक का एक हिस्सा है, जिससे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है। ठीक, रियायती ऋण, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के सबसे गरीब और अविकसित देशों को आर्थिक विकास बढ़ाने, असमानता कम करने, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए शून्य या बहुत कम ब्याज दर पर लचीली शर्तों के लिए के साथ ऋण और अनुदान देना है। ठीक है, अन्य विकल्प या विकसित देशों, विकल्प बी के लिए काम नहीं करता है, विकसित देशों के लिए काम नहीं करता, ये तो आपको पता ही है। और इसका कार्य केवल सिंचाई परियोजनाओं, विकल्प सी तक सीमित न होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे जैसी सभी विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। भूमि सीमा क्या है? भूमि सीमा क्या है? सिंचाई परियोजनाओं के लिए भूमि क्षेत्र निर्धारित करना, ग्रामीण भूमि जोतों को मौजूदा स्तर पर निर्धारित करना, शहरी भूमि जोतों को मौजूदा स्तर पर निर्धारित करना, किसी परिवार के पास मौजूद भूमि की मात्रा निर्धारित करना। तो आपको इसका आंसर बताना है जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? भूमि सीमा क्या है? किसी परिवार के पास मौजूद भूमि की मात्रा निर्धारित करना। ठीक है, भूमि सीमा यह है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। किसी परिवार के पास मौजूद भूमि की मात्रा निर्धारित करना, यही भूमि सीमा है। लैंड सीलिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, भूमि सीमा, इसका अर्थ किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा कानूनी रूप से रखी जा सकने वाली अधिकतम कृषि भूमि या संपत्ति की मात्रा निर्धारित करने से है। ठीक है, उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य भूमि के स्वामित्व में असमानता को कम करना, बड़े जमींदारों से अतिरिक्त भूमि लेकर उसे भूमिहीन किसानों या छोटे किसानों में पुनर्वितरित करना था। ठीक है, भूमि सुधार, यह स्वतंत्रता के बाद भारत में लागू किए गए भूमि सुधारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। राज्य नीतिशक सिद्धांत, राज्य के नीति या राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किसमें निहित हैं? अब आपको पता होना चाहिए इसका भाग कौन सा है। संविधान का भाग 1, संविधान का भाग 2, संविधान का भाग 3, संविधान का भाग 4। ये भी आपको बताना पड़ेगा। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, डी। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। संविधान का भाग 4 ही इसका आंसर है। भाग 4 और अनुच्छेद, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत शामिल किए गए हैं। ठीक है, स्रोत, यह सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य देश में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, इसके बारे में और देख लें। अन्य विकल्प, भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। भाग 2 नागरिकता 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 मौलिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है,
आगे चलते हैं हम। चीन में किस प्रकार की संसदीय प्रणाली है? ए एक पक्ष, बी दो पक्षी, सी बहुदलीय, निम्न इनमें से कोई नहीं। अब आपको पता है कि बहुदलीय तो नहीं है, ठीक है, या तो एक पक्ष होगी या दो पक्ष। दो पक्ष भी नहीं है, वहां पर केवल एक ही शासन है, तो वहां पर एक पक्षी शासन है, तो ए आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हम एक पक्षी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक दलीय शासन। चीन में व्यवहारिक रूप से एक दलीय राजनीतिक प्रणाली, वन पार्टी सिस्टम काम करती है, जहां केवल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी का ही शासन और प्रभुत्व, ठीक है। संसद का स्वरूप, चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस एनपीसी कहा जाता है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। हालांकि तकनीकी तौर पर वहां कुछ छोटे दल भी मौजूद हैं, लेकिन वे कभी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्ण नियंत्रण या मार्गदर्शन में काम करते हैं, ठीक है। वे सभी जितने भी छोटे छोटे हैं वे सभी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्ण नियंत्रण या मार्गदर्शन में ही काम करते हैं। विपक्ष का अभाव। यहाँ लोकतांत्रिक देशों जैसे भारत या अमेरिका की तरह वास्तविक बहुदलीय चुनाव प्रतिस्पर्धा या मजबूती विपक्षी दल नहीं होते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी है? कौन से संशोधन ने मौलिक अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी है? तो पहले प्राथमिकता किसको मिली है? निर्देशक सिद्धांतों को। तो कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ है? अब आपको बताना है। ए 36वां संविधान संशोधन, बी 38वां संविधान संशोधन, सी 40वां संविधान संशोधन और डी 42वां संविधान संशोधन। तो ये आपका आंसर होगा डी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। सर्वोच्चता का प्रावधान। वर्ष 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31C का विस्तार किया गया। इसके माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि सभी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी के प्रभावी करने के लिए बनाए गए कानूनों को इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि वे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करते हैं, ठीक है। लघु संविधान। इस व्यापक संशोधन को भारत का लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिसे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। न्यायालय का बाद में वर्ष 1980 के ऐतिहासिक मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया और स्पष्ट किया कि संविधान की बुनियादी संरचना मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन पर टिकी है, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं हम। 1978 से 1979 में प्रति व्यक्ति आय की औसत वृद्धि दर क्या थी? 4%, 4.7%, सी 6% और डी 5.1%। तो ये फैक्ट है, आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसका आंसर मैं बताता हूं, इसका आंसर डी होगा। पढ़ लेते हैं हम। 5.1%, ठीक है। ऐतिहासिक डेटा। यह प्रश्न यूपीएससी 1981 की परीक्षा में पूछा गया था, यह भाई हम कर ही रहे हैं वही। तो तत्कालीन आर्थिक संरक्षण और राष्ट्रीय आय के आंकड़े पर आधारित उसी समय के हैं, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1978-1979 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति आय की औसत वृद्धि दर 5.1 दर्ज की गई थी। उस समय का नहीं डेटा याद नहीं करना है। जनता पार्टी शासन का दौर, उस समय अवधि, यह समय अवधि भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना और उसके बाद रोलिंग प्लान के अंतर्गत आती है, जिसमें कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया जाता है। रोलिंग प्लान आपको बताना है, मैंने आपको बताया था एक दिन, ठीक है। इसी पर प्रश्न पूछा गया था 1980 या 1979 में, मैंने आपको रोलिंग प्लान बताया था क्या था। आगे चलते हैं हम। अब देखिए ये 51 नंबर प्रश्न है, ये आपका 59 नंबर प्रश्न है। बीच के प्रश्न मैंने क्यों नहीं लिए? उसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न थे, इसलिए मैंने बीच बीच के प्रश्न छोड़ दिए। तो जो प्रश्न मैंने बीच के छोड़े हैं, तो आप ये मत सोचना कि सर ने छोड़ दिए हैं प्रश्न, वो छोड़े इसलिए क्योंकि उसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न थे। तो जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है वो मैंने हटा दिए हैं, बाकी जो जीएस के थे वो मैंने इसमें जोड़ लिए हैं, ठीक है। भारत में इस समय कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं? ये उस समय का 1981 का प्रश्न है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए 3, बी 4, सी 9 और डी 13। तो इसका आंसर होगा आपका 3। इस समय कितने हैं ये बताइए आप, इस समय आपके कितने हैं बताइए, आगे हम पढ़ेंगे ही। 3 ही आंसर है। ऐतिहासिक संदर्भ 1981 का प्रश्न है, तो ये परीक्षा में पूछा गया था। उस समय भारत में केवल 3 परमाणु ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट चालू या कार्यरत स्थिति में थे, ठीक है। जैसे तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन था महाराष्ट्र में, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन रावत भाटा राजस्थान में है, मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन कलप्लाकम तमिलनाडु, निर्माण पूरा होने के करीब शुरुआती चरण में था। वर्तमान स्थिति 2026 के अनुसार, वर्तमान समय की बात करें तो भारत में कुल 7 चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, जिसमें 24 परमाणु रिएक्टर संचालित हो रहे हैं और इनकी कुल स्थापित मात्रा क्षमता जो है 8780 मेगावाट है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। 60 नंबर क्वेश्चन। ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें उपलब्ध कराना। अब ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य बताना है,
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें उपलब्ध कराना, ग्रामीण लोगों की बढ़ती और जटिल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे गरीब लोगों को रोजगार में सहायता प्रदान करना, ग्रामीण भारत के समग्र विकास को सुनिश्चित करना जिसमें सामुदायिक जीवन के संसाधन, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलू शामिल हो। तो सबसे स्पष्ट आंसर आपको दिख रहा होगा डी, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम, डी ही इसका आंसर है। ग्रामीण भारत के समग्र विकास को सुनिश्चित करना जिसमें सामुदायिक जीवन के संसाधन, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलू शामिल हो। ठीक है, मुख्य बिंदु में क्या है, समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच। ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य केवल सड़कों या बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह ग्रामीण जीवन के हर पहलू, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानव संसाधन के संपूर्ण और बहुआयामी विकास पर केंद्रित होता है। ठीक है, सामुदायिक विकास क्या है, इसका एक बड़ा हिस्सा ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सामुदायिक स्तर पर संसाधनों को उचित प्रबंधन करना है। ठीक है, अन्य विकल्प क्यों अधूरे हैं, आपको ए और सी क्रमशः बुनियादी ढांचे, सड़कें और रोजगार जैसे केवल एकल या विशिष्ट पहलुओं को दर्शाते हैं, इसमें समग्र की बात नहीं की गई, जबकि ग्रामीण विकास का उद्देश्य समग्र कॉम्प्रिहेंसिव होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। अब देखिए यहाँ पर परत दी है, एक परत ये है, एक परत ये है, एक परत ये है, एक परत ये है। ठीक है, 4 परतें दी हैं जिसमें नीचे हिस्सा जीवाश्म 2 है और ऊपर हिस्सा जीवाश्म 1 है। अब आपको इसका आंसर बताना है। तो जो जीवाश्म होगा ये परतों में कहाँ पर पाया जाएगा, पुराना कौन सा होगा, जीवाश्म 1 और जीवाश्म 2 से भारी है। जीवाश्म 1 जो है जीवाश्म 1 से भारी है, अगर भारी होता तो नीचे होता, तो ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जीवाश्म 2 जीवाश्म 1 से भारी है, हो सकता है, ठीक है, भारी होगा तो नीचे होगा, मान सकते हैं। आगे भी पढ़ते हैं, जीवाश्म प्रथम मतलब कि पहला, इसको ऐसे भी मान सकते हैं पहला। जीवाश्म द्वितीय से पुराना है, हो सकता है, पुराना नहीं होगा। ये अगर पुराना नीचे होगा, पुराना है तो नीचे होगा जीवाश्म, नया होगा तो उसके ऊपर बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा सी। जीवाश्म 2 जीवाश्म 1 से पुराना है, ये बात तो थोड़ी सही लग रही। अब आपको बी और डी में से एक आंसर बताना है। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त आंसर आपका डी होगा, जीवाश्म 2 जीवाश्म 1 से पुराना है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं हम, डी ही आंसर है, जीवाश्म 2 जीवाश्म 1 से पुराना है। अध्यारोपण का सिद्धांत, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, भूविज्ञान के इस बुनियादी नियम के अनुसार जब अवसादी चट्टानें परतों में जमा होती हैं तो सबसे निचली परत पर सबसे पहले बनती है, जो सबसे निचली परत होती है वो सबसे पहले बनती है और सबसे ऊपरी परत बाद में बनती है। परतों का विश्लेषण, चित्र में जीवाश्म 2 गहरी या निचली परत में स्थित है, जबकि जीवाश्म 1 ऊपर की परतों में स्थित है। निष्कर्ष, क्योंकि निचली परत पुरानी होती है इसलिए उसमें पाए जाने वाले अवशेष या जीवाश्म भी ऊपरी परत के मुकाबले अधिक प्राचीन या पुराने होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। बियरर बॉन्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बियरर बॉन्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, काले धन को इकट्ठा करना, काले धन धारकों को ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम में निवेश करने में सक्षम बनाना, जनता को विकास कार्यों के लिए सरकार के पास धन जमा करने में सक्षम बनाना। डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ये कोई भी इसका ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर आपका होगा डी। बियरर बॉन्ड योजना के बारे में हम लोग अलग से आकर के पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इसके बारे में। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है। योजना का मुख्य उद्देश्य, वर्ष 1981 में शुरू की गई बियरर बॉन्ड योजना, स्पेशल बियरर बॉन्ड योजना, बॉन्ड स्कीम 1981 का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में समानांतर चल रहे काले धन को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाना और उसे उत्पादक कारकों प्रोडक्टिव पर्पस में निवेश करना। ठीक है, कोई पूछताछ नहीं। सरकार ने काले धन के धारकों को यह छूट दी थी कि वे इस बॉन्ड में पैसा निवेश कर सकते हैं और उनसे उनके धन को स्रोत के बारे में कोई पूछताछ या टैक्स से जुड़ी कानूनी जांच नहीं की जाएगी। ठीक है, विकल्प क्यों गलत है। ठीक है, ए विकल्प 1, सरकार का उद्देश्य काले धन को खुद इकट्ठा करना नहीं बल्कि उसे उत्पादक चैनलों में लगाना था। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बी, इसमें किसी विशिष्ट ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है बल्कि यह समग्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए था। ठीक है, तो इसलिए अभी भी गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, पहले भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। राज्य सभी धर्मों का संरक्षण करता है, वह राज्य जिसका अपना धर्म हो, ऐसा राज्य जिसका कोई आधिकारिक धर्म ना हो और नागरिक किसी भी धर्म या आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र है, यही तो लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं। ऐसा राज्य जिसका एक ही आधिकारिक धर्म हो जो अन्य सभी धर्मों का सम्मान करता हो, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, ऐसा भी नहीं। राज्य जिसका अपना धर्म हो, ये भी नहीं। राज्य सभी धर्मों का संरक्षण करता है, ये भी नहीं है। सी सबसे स्पष्ट और सबसे उपयुक्त आंसर होगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं, सी ही आंसर है। ऐसा राज्य जिसका कोई आधिकारिक धर्म ना हो और नागरिक किसी भी धर्म या आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, यही है आंसर। आधिकारिक धर्म का प्रभाव, एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर राज्य का अपना कोई राज्य की आधिकारिक धर्म, ऑफिशियल रीजनल
रिलीजन नहीं होता है। राज्य सभी नागरिकों को धार्मिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता देता है, ठीक है। समानता और स्वतंत्रता, राज्य किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को मानने, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार होता है, ठीक है। भारतीय संदर्भ, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता, जिसको हम पथ निरपेक्षता भी बोलते हैं, को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। आपकी प्रस्तावना में, जो हमारी प्रस्तावना है, उसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द जोड़े गए। और कौन कौन से शब्द जोड़े गए ये भी बताइए। भारत का सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का मॉडल सभी धर्मों को समान सम्मान और संरक्षण सर्वभौम संभाव देने पर आधारित है, ठीक है। आपको पता ही होगा ये चीज। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। अब आपको पता ही होगा, ये आंसर बोलते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, बोलने और व्यक्त की स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार बताइए किस में दिया है? अनुच्छेद 23-24 में दिया है। किस में दिया है? संपत्ति का अधिकार ये हटा दिया गया था, ये अनुच्छेद 19F में था। किस में था मुझे कंफर्म नहीं है, 19F ही था, इसको था, इसको बाद में उठा करके, और ये अनुच्छेद 31 के आसपास भी था, तो इसको उठा करके अनुच्छेद 300 का में डाल दिए हैं, 300 का में, ठीक है। अब समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है, 14 से 18 तक दिया हुआ, तो समानता ये भी है, तो ये आपका संपत्ति का अधिकार नहीं होगा, बी ऑप्शन। संवैधानिक संशोधन, बी ही आंसर है, संपत्ति का अधिकार। संवैधानिक संशोधन, संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में मौलिक अधिकार था, ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। वर्तमान स्थिति क्या है? अब यह संविधान के भाग कितने 21 के तहत अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत 12 ये क्या है? 12 अनुच्छेद 12 के तहत संविधान के भाग 12 के तहत अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत केवल एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। अन्य विकल्प बाकी सभी वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 में है। जो समानता का अधिकार आपका 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, बोलने और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट है, ए है, ठीक है। आपको दूसरा आंसर है, ये कॉमन सेंस का आंसर है, थोड़ा सा इसको देखना। और ये आपका किससे जुड़ा हुआ आंसर है? थोड़ा सा आपका फूड चैन से जुड़ा हुआ आंसर है। खेत में चूहे हैं और जो सांपों का शिकार बनते हैं, ठीक है। सांप जो है, ये आपका सांप है मान लो, ठीक है, ये आपके चूहे को खा लेता है, ठीक है। चूहा बना दिया, ये आपका सांप है, ठीक है। ये सांप जो है चूहे को खा लेते हैं, ठीक है। बाज सांपों को खा लेता है, ये आपका बाज होगा, ये आपका बाज होगा। अब मैं बनाऊंगा नहीं बाज, यहां समझ लो बाज है, ठीक है, ये आपका बाज है। ये सांप को खा लेता है, सांप चूहे को खा लेता है। खेत में कुछ कुत्ते लाए जाते हैं। अब ये खेत है, यहीं पर आपके कुछ कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, कुछ कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। तो कुत्ते किसको खाएंगे? चूहे को खाएंगे ज्यादातर। जब को चूहे को खाएंगे तो चूहे खत्म हो जाएंगे। अब चूहे को सांप खाता था, अब जब सांप को अपना भोजन नहीं मिलेगा तो सांप भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो ये दो चीजें तो खत्म हो जाएंगे। तो जहां जहां इसका आंसर है वो देखिए, चूहे की संख्या कम हो जाएगी, बात तो सही है। बाजों की संख्या में कमी आएगी, ये हमें नहीं पता। सांपों की संख्या बढ़ेगी तो नहीं, कमी होगी। चूहों और सांपों की संख्या कम हो जाएगी, यही बात आपकी लग रही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कॉमन सेंस और फूड चैन का है, डी ऑप्शन ही है। खाद्य श्रृंखला, फूड चैन पर प्रभाव, कुत्ते मुख्य रूप से चूहों का शिकार करते हैं, इसलिए खेत में कुत्ते आने से चूहों की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। सांपों पर प्रभाव, चूंकि सांप भोजन के लिए चूहों पर निर्भर हैं, चूहों की संख्या घटने से सांपों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा, इसके परिणाम स्वरूप सांपों की संख्या भी कम हो जाएगी। निष्कर्ष, यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रभाव, चैन इफेक्ट, और जिसके कारण अंततः चूहों और सांपों की आबादी में गिरावट आएगी, ठीक है, यही आंसर होगा आपका। आगे पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही निष्कर्ष कौन सा है? केवल सज्जन ही क्लब के सदस्य बन सकते हैं। क्लब के कई सदस्य पदाधिकारी हैं, कुछ पदाधिकारियों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया है। अब आपको ये आंसर थोड़ा सा मुझे लगता है लॉजिकल रीजनिंग टाइप का है। क्लब के सभी सदस्यों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया है। कुछ अधिकारी सज्जन नहीं है, सभी सज्जन क्लब के सदस्य हैं। रात के खाने के लिए केवल सज्जनों को ही आमंत्रित किया गया है। अब आपका कॉमन सेंस का आंसर है, ये इसको छोड़ सकते हैं, इसको पढ़ के देख लीजिए, इसका डी आंसर है, डी आंसर होगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम लोग, इसको आप पॉज करके पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर 70 नंबर, ये 70 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। 70 के बाद ये आ गया आपका
76, तो 70 से लेकर 75 तक, मतलब 71 से लेकर 75 तक क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के थे, तो वहां से हमने क्वेश्चन को हटा दिया। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट किया गया था, किस संशोधन के माध्यम से किया गया था? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? ए 38वां संविधान संशोधन, बी 40वां, सी 42वां और डी 44वां। तो आपका बी आंसर होगा, सी आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम। 42वां ही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। संविधान में स्थान, इसके तहत संविधान में एक नया भाग 4A पार्ट 4A और एक नया अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है। ठीक है। संख्या, शुरुआत में इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें वर्तमान इनकी कुल संख्या 11 है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 31B द्वारा मान अधिनियम और विनियम निर्दिष्ट हैं। संविधान का कौन सा संविधान का भाग है? ठीक है। समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची और नवीं सूची। तो 31B आपका नवीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है आपका डी आंसर होगा। ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, डी आंसर है। प्रथम संविधान संशोधन अनुच्छेद 31B आर्टिकल 31B और नवीं अनुसूची से पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। न्यायिक समीक्षा से संरक्षण अनुच्छेद 31B का मुख्य उद्देश्य नवीं अनुसूची में शामिल किए गए अधिनियमों और विनियमों, विशेषकर भूमि सुधार कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर होने वाली न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान करता था। ठीक है। अन्य विकल्प, समवर्ती सूची, समवर्ती, राज्य सूची और संघ सूची संविधान की 7वीं अनुसूची का हिस्सा है, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को दर्शाती है। ठीक है। आगे चलते हैं हम। भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? आपको पता होना चाहिए किस भाषा में है। ए पाली, बी संस्कृत, सी हिंदी और डी प्राकृत। ये आपको पता ही है, आपका भी आंसर होगा संस्कृत। इसके बारे में भी आप पॉज करके पढ़ना। ठीक है। मैं ही पढ़ देता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से प्राचीन संस्कृत भाषा में रची गई थी। ठीक है। महाभारत का हिस्सा, यह प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है। इसमें अध्याय 25 से 42 तक है। ठीक है। रचनाकार, पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत गीता के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। मेगास्थनीज ने दरबार का दौरा किया, किसके दरबार का दौरा किया था मेगास्थनीज ने? आपको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का। देखिए मैंने आंसर ही बता दिया। ए अशोक का, बी हर्ष का, सी चंद्रगुप्त मौर्य का, डी विक्रमादित्य का। बताइए जल्दी से, मैंने भ्रमित तो कर दिया है। इसका आंसर सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ही आंसर। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार और राजदूत था, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है। मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र स्थित दरबार में कई वर्षों तक रहा। प्रसिद्ध पुस्तक इसने भारत और मौर्यकालीन प्रशासन पर, समाज पर आधारित इंसिका या इंडिका थी, इंसिका नहीं थी, इंडिका नामक एक बेहद प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। ठीक है। इसलिए एक आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं हम। सबसे प्राचीन भारतीय सिक्के किस काल के हैं? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के, बी अशोक का शासन काल के, सी पहली शताब्दी ईसा पूर्व के, ईसवी के, ईसा के, और तीसरी शताब्दी ईसा के। अब आपको बताना है, इसका बताइए क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा आपका ए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के। यही आंसर है। आहत सिक्के, पंचमार्क कॉइन, भारत के सबसे प्रसिद्ध सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये मुख्य रूप से चांदी और तांबे के बने होते थे। महाजनपद काल, इन सिक्कों का प्रचलन 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान महाजनपद काल में शुरू हुआ था। ठीक है। निर्माण या तकनीक, इन सिक्कों पर धातु के टुकड़ों पर विशेष ठप्पा पंच मारकर विभिन्न प्रतीक जैसे पेड़, मछली, सांड, हाथी और अर्धचंद्र आदि बनाए जाते थे, जिसके कारण इन्हें आहत सिक्का कहा गया। ठीक है। आगे चलते हैं। बीजक किसके द्वारा लिखा गया था? आपको पता ही होगा। ए तुलसीदास, बी रामदास, सी गुरु नानक और डी कबीरदास। तो ये कबीरदास का, ये कबीर ने इनको नहीं लिखा है, कबीर के शिष्यों ने, कबीर जो जो चीज बोलते थे उसको एक बुक में संकलन करके बीजक नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। आगे चलते हैं। इसका कबीरदास ही आंसर है। बीजक संत कबीरदास की शिक्षाओं, पदों और दोहों का सबसे मुख्य और प्रमाणिक संकलन कलेक्शन है। ठीक है। 3 मुख्य भाग। बीजक को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, साखी,
सबद जिसको हम पद भी बोलते हैं, और रामायणी। ठीक है, संकलन करता चूंकि कबीरदास स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनकी वाणियों का संकलन उनके प्रसिद्ध शिष्य धर्मदास ने किया था। ठीक, यही बात मैंने बताई। भाषा, इसमें प्रयुक्त भाषा को सुधक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, जिसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी और राजस्थानी के शब्द मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अमीर खुसरो के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है। ठीक है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया, बिल्कुल सही है। वे एक महान कवि थे, बिल्कुल सही है। वो एक महान इतिहासकार थे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने हिंदी उर्दू में कविताएं लिखी थी, तो इसका आंसर होगा आपका सी। मतलब ये आंसर इसका, इसमें पूछा सत्य नहीं है तो सत्य यही हो गया। तो ये अमीर खुसरो इतिहासकार नहीं थे, वो एक महान कवि थे और एक तरीके से हिंदू उर्दू में कविताएं लिखी हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। सी आंसर होगा इसका, इतिहासकार थे, वह एक महान इतिहासकार नहीं थे। ठीक है, इसके बारे में साहित्यकार और संगीतकार। अमीर खुसरो मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत के एक महान कवि, रहस्यवादी और संगीतकार थे, ना कि एक पेशेवर इतिहासकार। हालांकि उन्होंने अपनी रचनाओं जैसे किरान उस सादैन, खजाइन उल फुतू और तुगलकनामा में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया, लेकिन उनका मूल दृष्टिकोण साहित्यिक और काव्यात्मक था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता, उन्होंने भारतीय इस्लामी संस्कृतियों में मिलन, गंगा जमुना तहजीब और आपसी एकता को बढ़ावा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक, भाषाओं में योगदान, वे फारसी के साथ साथ हिंदवी, प्रारंभिक हिंदी में रचनाएं करने वाले सब पहले कवियों में से एक थे। उन्होंने खड़ी बोली उर्दू साहित्य के विकास का शुरुआती प्रणेता माना जाता है। उन्हें प्यार से तोता ए हिंद, भारत का तोता भी कहा जाता था। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत और ब्रिटिश शासन के दौरान घटित होने वाली निम्नलिखित 3 घटनाओं का सही कालक्रम, ये सही क्रम क्या है? ए, रॉलेट अधिनियम, बी, आपका हंटर रिपोर्ट, और सी, जलियांवाला बाग त्रासदी। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? पहला होगा रॉलेट अधिनियम। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा जलियांवाला त्रासदी। रॉलेट अधिनियम आया तो जलियांवाला बाग त्रासदी, फिर हंटर रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो इस आधार पे आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। इसका यही आंसर है। रॉलेट अधिनियम मार्च 1919 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित इस दमनकारी कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल और प्रदर्शन हुए थे। तीसरा जो आपका जलियांवाला बाग त्रासदी 13 अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट के विरोध, भाई रॉलेट अधिनियम आया था, इसी का विरोध तो हो रहा था जलियांवाला बाग में। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के विरोध और स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ अमृतसर के जलियांवाला बाग में जुटी शांतिपूर्ण भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी, अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। ठीक है, हंटर रिपोर्ट 1920 जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित लॉर्ड हंटर की समिति ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट अगले वर्ष मार्च 1920 में सौंपी थी। ठीक है, इस तरह ये आंसर हो जाएगा। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है, ये इटली द्वारा भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के समय वायसराय कौन था? इटली द्वारा भारत की स्वतंत्रता की जब घोषणा की गई थी तो उस समय कौन यहाँ का वायसराय था? ए, लॉर्ड वेवेल, बी, लॉर्ड माउंटबेटन, सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका आंसर होगा लॉर्ड वेवेल। ठीक है, लॉर्ड वेवेल ही इसका आंसर है। ऐतिहासिक घोषणा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता की ऐतिहासिक घोषणा की थी। ठीक है, तत्कालीन वायसराय इस घोषणा के किए जाने के समय लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय थे। ठीक है, माउंट बेटन की नियुक्ति इटली ने इसी घोषणा के दौरान यह भी घोषित किया था कि लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को नया वायसराय नियुक्त किया जा रहा है ताकि वे सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा कर सकें। लॉर्ड माउंटबेटन ने इसके बाद 24 मार्च 1947 को कार्यभार संभाला था। ठीक है, इस तरह आपका ये पूरा हो गया। इसी तरह से जो है हम भी 50-50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन जैसा भी हो सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कराने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बताना, क्योंकि वीडियो हो जाएगी थोड़ी लंबी। अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हो, अगर आपको लग रहा है कि इतने वीडियो इतने क्वेश्चन कराने चाहिए, तो मैं इतने क्वेश्चन डेली आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।